अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर। मैं हूँ सीमल मीर। बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। एक तो ये कि ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो हाथ मिला चुकी है। इसके अलावा गिरफ्तारियाँ जहाँ पर अमल में आ रही हैं वहाँ पर मुज़ाकरात की भी पेशकश जो है वो की जा रही है, तो सियासी तनाव भी बढ़ता जा रहा है। कुछ अहम नुकात हैं, सबसे पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। तो ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा ना करने का ऐलान। दोनों जमातें सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक दूसरे की इत्तेहादी हैं और ज़िमनी इंतखाबात दोनों जमातें मिलकर लड़ेंगी, वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा है। जबकि रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ, जो कि कल की मुलाकात में भी मौजूद थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान फार्मूला तय पा चुका है। ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। जहाँ उम्मीदवार रनर अप था, उसी जमात का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब की 2 कौमी असम्बली में और 1 सूबाई असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर चुका। जारी स्केड्यूल के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 5 अक्टूबर को होगी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला किया है। सियासी कमेटी का फ़ैसला बानी PTI को भेजा जाएगा। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हवाले से सियासी कमेटी को फ़ैसला करने का कहा था। तो इन तमाम तर मौम जो है वो बात होगी। हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टीज़ के रहनुमा भी मौजूद होंगे, एनालिस्ट भी मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनरल जाहिद महमूद, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। साथ ही PTI से अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू एज़ वेल। और साथ हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा हारून साहब, PPP हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू CM सिंध। और खिलदास कोहिस्तानी साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जी PMLN से। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो खिलदास कोहिस्तानी साहब आपकी तरफ आऊँगी। सूबों की एक नई बहस तो नहीं कह सकते, पेशरफ्त इस पर नहीं हो पा रही, लेकिन फिर से जो है चलिए 38 तक एक मौशी थिंक टैंक के जो है वो नंबर सामने आया कि 38 तक ये जो नंबर है वो जा सकता है। तो सूबों के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ क्या है और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं तो फिर सूबे बनाने में मसला क्या है, मुझे ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो बिज़नेस कम्युनिटी से और मुख्तलफ लोगों के ज़बानों से ये बात चल रही है या इज़हार राय अपनी कर रहे हैं, मगर हुकूमत की सतह पे ऐसे कोई ज़ेर गौर मामला नहीं है। जिन फोरमों पे मैं मौजूद हूँ, मैंने कहीं पे भी नहीं सुनी है, ना हुकूमत ने कोई ऐसा इनिशिएटिव उठाया है। ये आइनी मामला है। देखें, कोई भी सूबा अगर चाहता है उसमें उस सूबे में कोई किसी भी सूरत में 2 सूबे करने, 3 करने, तो ये उस असेंबली का इख्तियार है, उस सूबाई असेंबली का, कि वो 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करे। तो जिस तरह पंजाब में साउथ पंजाब के सूबे की बात होती है, KPK में हज़ारा की, इसी तरह अगर किसी सूबे में ये डिमांड है तो उसकी ये फ़ैसला उस असेंबली को करना है, उस सूबे को करना है, उस सूबे के अवाम को करना है, उनके मुंतखब नुमाइंदों को करना है। बाकी कोई अपनी राय दे रहा है, कोई शख्स इस पे बात कर रहा है या कहीं डिस्कशन हो रही है, तो मेरे ख्याल में अभी कोई इस तरह की वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है जो मैंने सुनी हो या मेरे इल्म में आई हो। ठीक है रज़ा हारून साहब, मैं आपकी तरफ इसलिए आऊँगी। हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए, कराची में जो हालिया बारिश हुई उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, सड़कों पर पानी जमा है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक की रवानी कितने देर तक जो है वो मुतासर रही। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आपको पहले तो ये बताएं कि आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो हैं सूबों के क़याम से, अगर सूबे बनते हैं, हमने नेबरिंग कंट्रीज़ में देखा, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पर सूबे मौजूद हैं। पाकिस्तान में 1970 के बाद से हमने देखा वो 4 सूबों तक ही महदूद है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं, क्योंकि हमने कल के शो में बात की, कराची को एक अलग सूबा बनाने की भी जो है वो इत्तलात सामने आ रही हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पूरी बात पर? देखिए, आपकी डिबेट में जो है ना वो 2 चीजें हैं। एक तो है कि नए सूबों की बात करने में कोई हर्ज नहीं है, ये डिबेट होनी चाहिए, इस डिबेट से हमें शर्माना नहीं चाहिए।
नए सूबों की ज़रूरत कहाँ पर है, जैसे खेलदास भाई ने कहा, उस हवाले से जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं या जहाँ से लोग चाहते हैं उनकी आवाज़ों को सुनना भी चाहिए। अब आ जाएँ जो प्रॉब्लम है वो बुनियादी तौर पे क्या नए सूबे बनाने से मसाइल हल हो जाएँगे? या हमें किसी और तरफ भी पहले देखना चाहिए? क्या ऐसा ना हो कि हम अपनी मकामी हुकूमतों को, जो कि हर डिवीज़न में एग्ज़िस्ट करती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़िस्ट करती हैं, क्या उस तीसरे टियर को, थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट को हम मज़ीद एम्पावर ना करें कि हर जगह का मेयर और फिर एक लॉर्ड मेयर हो डिवीजन का, डिस्ट्रिक्ट का मेयर हो, नीचे टाउन चेयरमैन हो, क्या हम इनको ज्यादा एम्पावर करें? क्योंकि ये एक सिस्टम ऑलरेडी आइन के नीचे एग्जिस्ट करता है, जो बदकिस्मती से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिवाय सिंध के, सिंध में भी बहुत ज्यादा ताकतवर एम्पावर्ड सिस्टम नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मुंतखब हुकूमत जो है बल्दियाती निज़ाम के तहत काम कर रही है। लेकिन बाकी 3 सूबों में तो हमें मकामी हुकूमतें कहीं नजर ही नहीं आती। आपने कराची की मिसाल दी, कराची में आपने देखा कि कराची का मेयर आपको नजर आया और मेयर जो है वो रिलीफ एक्टिविटीज को लीड कर रहा था। बहुत कराची के प्रॉब्लम्स हैं, कराची मुख्तलिफ कैंटोनमेंट्स में, अथॉरिटीज में, केपीटी में, मुख्तलिफ एजेंसियों में, वो 16, 17, 18 एजेंसीज हैं जो म्यूनसिपल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अपना काम करती हैं, अकेला मेयर नहीं होता, फिर सिंध गवर्नमेंट है। तो कराची के मल्टीपल इश्यूज हैं। जो जो डिबेट आप कर रही हैं, मैं नए सूबों के हवाले से, पंजाब असेंबली से एक करारदाद पास हो चुकी है जनूबी पंजाब सूबे के लिए। इसी तरह हजारा से एक बाकायदा तहरीक है सूबे के लिए। तो जहां जहां से ये आवाजें उठ रही हैं और लोगों की डिमांड है, और फिर वहां की सूबाई असेंबली आर्टिकल 239 के जो क्लॉज 4 है, सेक्शन 4 है, उसके तहत पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने उन असेंबलियों से इस करारदाद को पास करवाना है। नंबर 1 बात थी। नंबर 2 बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नए सूबों की बात करें, पाकिस्तान में गालिबन 36 से करीब जो है वो डिविजन्स हैं, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 36 डिवीजन, आप सोचें ना, कॉस्ट देखें इसकी कि 36 डिवीजन को जो भी साहब ये फरमा रहे हैं कि इसको सूबा बना दिया जाए, वो क्या सोच रहे हैं कि मतलब 36 सूबाई हुकूमतें होंगी, 36 सूबाई वज़राए होंगे, उनके नीचे 36 हाई कोर्ट होंगे, उनके नीचे उन कोर्टों की इंतजामिया होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, फिर 36 सेक्रेटेरिएट कायम करेंगे। हमारे मुल्क के पास क्या इतना फंड्स हैं? अभी तो हम कर्जा लेकर चलते हैं कि हम जो है ये खराजात का इजाफा कर लें, या इसके बजाय हम ये ना करें कि जो हमारा आइन कहता है आर्टिकल 140A के तहत कि मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मजबूत करें। जैसे कराची का मेयर है, ऐसे अगर लाहौर में बारिश हो, अल्लाह ना करे इतनी तबाहकारियां हो, तो क्या आपको वहां लाहौर का कोई मेयर नजर आएगा? क्या लाहौर में कोई मेयर एग्जिस्ट करता है? ये है प्रॉब्लम कि आप मेयर को पावर नहीं देते, मेयर के निज़ाम को लाते नहीं है, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात नहीं करवाते, तो वजीर आला जो है वो मेयर बन जाता है, वजीर आजम जो है वो मेयर के काम करने लग जाता है, बल्दियाती हुकूमत के काम करने लग जाता है। सो आई थिंक एज फार एज डिबेट इज कंसर्न, वो सबकी मर्जी है। आइन ने मना नहीं किया है कि नए सूबे नहीं बनेंगे, आइन ने एक तरीकेकार दिया 239(4) के अंदर, तो आइन मना नहीं कर रहा, तो डिबेट कर लें। लेकिन मैं समझता हूं कि ये ला हासिल डिबेट है। इसके बजाय अगर हम सब मिलकर ये डिबेट करें कि पाकिस्तान के आइन में अब बाकायदा पाकिस्तान के थर्ड टियर ऑफ सिस्टम यानी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करके उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये ज्यादा जरूरी चीज है और ज्यादा आसान चीजें करने की। एक ला हासिल डिबेट है। अली बुखारी साहब, क्या आपको भी ये लगता है कि एक ला हासिल डिबेट है, या आपका कुछ डिफरेंट मौक़िफ़ है इस बात पे? उन्होंने जिस तरह बात की कि मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मजबूत किया जाए, आप भी इस व्यू पॉइंट से एग्री करते हैं? देखिए, बात यह है कि मुकामी हुकूमत को मजबूत होने में तो कोई दूसरी राय नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जब भी आपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम किसी मुल्क का भी अगर आप देखेंगे, वहाँ अगर वो सर्वाइव नहीं करता तो उसके नताइज वही होंगे जो आज हम भुगत रहे हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और यही वजह है कि हम तकरीबन 3 दफ़ा हम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आ चुके हैं कि इस्लामाबाद का जो एक एक्ट था, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 पे 3 दफ़ा हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आए, डेट्स आई, और सुबह लोगों ने तैयारी की, इलेक्शन सारे हो गए, सुबह वोटिंग होनी थी, रात को पता चला कैंसिल हो गई। सो लोकल गवर्नमेंट के सेटअप में तो कोई दूसरी राय नहीं है। उसके अंदर तो बिल्कुल मैं रज़ा भाई के इस बात से एग्री करता हूँ कि एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपके जो ग्रास रूट लेवल के इश्यूज़ होते हैं वो आपका लोकल गवर्नमेंट को ही हल करने चाहिए। बट ऑन द अदर साइड देखें, 1972 ऑनवर्ड आ जाते हैं, 70 से पीछे मैं नहीं लेके जाता हूँ आपको। अगर 3-3.5 करोड़ की आबादी से आज आप 25 करोड़ की आबादी पे पहुँच चुके हैं, तो रिक्वायरमेंट्स भी हैं। आपके 60% आबादी, मतलब 12.5 करोड़ आबादी को, 13 करोड़ आबादी को जो है एक बीबी कंट्रोल कर रही हैं बैठ के। ये कुछ अरसा कबल, ये कुछ 6 महीने पहले आपको मियाँ वाली से अगर किसी को कोई केस हाई कोर्ट में फाइल करना होता था तो वो 1.5-2 दिन लगा के बस ट्रैवल करके सुबह लाहौर पहुंचता था और वहाँ जाके करता था।
तो हमने तो हमारा तो इनिशिएटिव ये था, आपको याद होगा, हमने तो 2018 के इलेक्शंस में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जी जो साउथ पंजाब सूबा है उसको बनना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर नीड्स ऑफ द डे हैं तो उनके रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए आपको। अब एक सूबा है पंजाब, वो पाकिस्तान के 60% को लीड कर रहा है, 60% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका एक सीएम बैठा हुआ है, और एक सीएम जिस तरह मर्जी आप बैठा दें उनकी मनमानी होगी, लोकल गवर्नमेंट सेटअप भी नहीं होगा, तो वो तो ऑल एंड ऑल है, उसको तो पूछने वाला कोई नहीं, उसको ऑडिट करने वाला कोई नहीं, उसका जवाब तलबी है ही कोई नहीं। सो इस सारी पोजीशन के अंदर अगर आपने बेटरमेंट ऑफ द पीपल करनी है तो आपको उनको राइट तो देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इसमें वो जो मैं समझता हूँ, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि आपका एक डिवीजन, सही कहा रहा भाई ने, 26 डिवीजन्स चल रहे हैं। एक डिवीजन है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको भावलपुर की। अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें तो जब बिफोर पार्टीशन भी उसकी बहुत बड़ी जनरेशन से मुराद ये है कि वो मीट से लेके क्रॉप से लेके बहुत ज़्यादा पैदावार थी वहाँ पर, लिटरेसी रेट बहुत हाई था वहाँ का जब वो इट वॉज अ स्टेट, और वो अब सारे इंडिया के अंदर उस टाइम तो पार्टीशन नहीं हुई थी, उस टाइम से लेके आज तक उसको वो सर्वाइव करते थे। लेकिन जब उसके बाद हमने क्लब किया, मर्ज किया, उसके बाद हमने क्या दिया, सिमिलरली जिनके रिसोर्सेज, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे आपको एक चीज़ बताऊँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस जगह से जो चीज़ ओरिएंट होती है पहला राइट वहाँ के लोगों का होता है, आप उन लोगों को देंगे, उसके बाद आप आगे लेके जाएंगे। यूनिवर्सल एक फिनोमेना की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्सल क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ। अब बात यह है कि अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना कमज़ोर हो चुका है या इतना बड़ा हो चुका है कि आप इसको इस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो फिर तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। 1 यूनिट का भी कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, 1 यूनिट के अंदर भी हमने करके देख लिया, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान करके भी हमने देख लिया, उसके बाद बहुत बड़े सूबे भी करके देख लिए। सो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो चीज़ होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिबेटेबल चीज़ है, बिल्कुल ये इस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह 26वीं अमेंडमेंट होगी। तो अली बुखारी साहब, फिर इसके कानूनी मामलात क्या होंगे, और फिर आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक पेशरफ्त है, इस पर पेशरफ्त भी आगे होगी, या बस एक ये बहस है जो छिड़ी है वो फिर धीमी पड़ जाएगी? देखें, अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट ईयर में एक एपिसोड हुई 26वीं अमेंडमेंट वाली, उससे तो पिछली सारी वो कहते हैं ना, हम पानी फेर दिया गया सारी तहजीब और तमद्दन के ऊपर, और यूनिवर्सल आपका जो एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर। 18th अमेंडमेंट भी आई थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट पे 1 साल के करीब जो है उसके ऊपर डिबेट हुई थी, उसके अंदर सारी पार्टीज थी, उसके अंदर सारे चीज़ें लकूनास दूर की गई, उसके बाद वो लेकर आया गई। पर अनफॉर्चुनेटली मैं एक मीडिया टॉक शो में था और वहाँ पर हमें रात को बताया गया कि जी 26वीं अमेंडमेंट आ रही है, और आपके सिटिंग लॉ मिनिस्टर साहब से पूछा गया, आप उसका क्लिप ज़रूर देख लीजिएगा, और उसके साथ जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनसे पूछा गया 26th अमेंडमेंट आ रही है, उन्होंने कहा नहीं हमें तो पता ही नहीं, और ठीक है 1 घंटे बाद अमेंडमेंट आ गई। सो इसी सूरत हाल के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं कि इस तरह लेजिस्लेशंस होती हैं। लेजिस्लेशंस का एक तरीकाकार बनाया गया है और बड़ा एक्यूरेट बनाया गया है कि आप जिस सूबे को पहले, सबसे पहले जिसने सूबा बनना है, पहले उसकी असेंबली के पास जाएंगे, वो 2/3 मेजॉरिटीज़ देंगी, उसके बाद ऊपर करारदाद पास होगी, दैन उसको ऊपर लेकर आएंगे और उसके अंदर बाकायदा डिबेट होगी। ये तो कोई चीज़ नहीं कि हम आज यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, आबादी कैसे कंट्रोल करनी चाहिए, और मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर मैं कहता हूँ ये फायर इन अ डार्क है, कॉन्सेप्ट ऐसे फायर इन अ डार्क कहते हैं कि आप अंधेरे में गोली चला रहे हैं, आपको कोई पता नहीं, कोई एम नहीं, कोई आपका आगे से फोकस नहीं, कहाँ पर होना है, क्या होना है, क्या नहीं, बस एक डिबेट कर दें उसके ऊपर। यार कुछ चीज़ ब्लैक एंड वाइट में लेकर आए ना, पहले पता चला कि कहाँ ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहाँ पर जुडिशल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर हम हाई कोर्ट्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपने प्रोविंस बनाना है, तो फिर आपने हाई कोर्ट भी बनानी है, और किसके लिए बनानी है? फॉर द पीपल। गवर्नमेंट किसकी है? लोगों की। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल जब होगी तो उसका तो यही काम है ना। जनरल साहब, आपसे भी सेम सवाल करूंगी, क्या इस सूबों का अगर क़याम आता है उससे वसाइल के मसाइल हल होंगे, पानी की तकसीम के मामले हल होंगे, अवामी मसाइल पर अगर बात की जाए तो वो हल होंगे, या बस ये सियासी जमातों की अपनी एक हिकमत अमली है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और रज़ा अरुण साहब को, खेलदास साहब को, अली साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान के गवर्नेंस के इश्यूज़ तो हैं जी, और आई थिंक जब पाकिस्तान सेंट्रिक हम अगर पॉलिटिक्स और पाकिस्तान सेंट्रिक अगर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आई थिंक अब वक्त आ गया कि हमें छोटे यूनिट्स बनाने की सख्त ज़रूरत है जी। जब मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकॉनमी के बड़े चैलेंजेस हैं, तो ये दोनों को कंट्रीब्यूट करेगा। ये जो इनसिक्योरिटीज़ भी हैं ना सैमल, ये बैटल फील्ड्स में नहीं पैदा होती जी, ये इनसिक्योरिटीज़ भी ब्रीड होती हैं इन द कॉरिडोर्स ऑफ पुअर एंड बैड गवर्नेंस। और ऑफ कोर्स जब हम यूनिट, क्योंकि इस वक्त एक स्पेशल इन्वायरमेंट है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारा कल्चर ऐसा है, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल फोर्सेस, कि हम हर डिबेट को अपने एंगल से
तो जब हम पाकिस्तान के प्रिज्म से चीज़ों को देखेंगे और एक ओपन व्यू रखेंगे तो आई थिंक फिर हम एक सही सिमत में जाना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान में वो कहते हैं ना जी, किस चीज़ को न जिसको करना ना उसको डिबेट में डाल दें, और कई चीज़ों को हम इतने जल्दी कर जाते हैं कि हम उसको पूरा होलसम उसका एनालिसिस नहीं किया होता, उसकी इम्प्लीकेशंस हमें नहीं। जैसे अभी फाटा का मर्जर है, फाटा का मर्जर हमने जल्दी कर तो दिया लेकिन वी वर नॉट रेडी फॉर दैट। अब इस यही सूबों की जो बातचीत हो रही है, देखिए इवॉल्व हो रही है सिचुएशन। इंडिया को देख लें, 1956 में ये मेरे ख्याल में 14 प्रोविंसेस थे और 6 यूनियंस थी। आज वहाँ पे 28 प्रोविंसेस हैं और सारे नेबरिंग कंट्रीज को देख लिया जाए तो सब यूनिट्स में डिवाइड। पाकिस्तान एज अ सीरियस गवर्नेंस प्रॉब्लम ये है कि जब हम पावर में होते हैं, जो हुकूमत में होते हैं, वो कभी सूबों के हक में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज़ जब हमने डेवलपमेंट को और लॉ मेकिंग को सबको एक ही जगह पे कर दिया। अगर हमारी असम्बलीज लॉ मेकिंग तक महदूद रहें, डेवलपमेंट जैसे लोकल गवर्नमेंट्स, ऑफ कोर्स अभी प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जो टाइम था जी, ठीक है वो एक ही वाज अ मिलिट्री पर्सन, बट आई थिंक डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा उस टाइम में हुई। मैं बलूचिस्तान की आपको एग्जांपल देता हूँ। 1947 से 2002 तक अराउंड 200 बिलियन रुपीस बलूचिस्तान को दिए गए, जैसे भी 2002 से 2008 तक 400 बिलियन। फिर प्रेसिडेंट जरदारी ने भी एक स्पेशल पैकेज दिया, तो बहुत पैकेजेस गए, लेकिन हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से वो हम उसके पूरे फ्रूट्स नहीं हासिल कर सके। लेकिन मुशर्रफ के टाइम में जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, कम से कम वो देवर लिटिल बेटर ऑफ, वो थोड़ा सा उन्होंने परफॉर्म किया, इंक्लूसिविटी आई, सोसाइटी की शामिल हुए। तो आई थिंक छोटे सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। अभी प्रेजेंट जो एनवायरनमेंट में भी लिटिल लेट, इस पे बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान की इस वक्त जो वॉर ऑन टेरर चल रही है, या जो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, या जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो शायद अभी इमीडिएटली इस डिबेट में जाने का मुतमिल नहीं हो सकती, बट आज नहीं तो कल हमें ये करना पड़ेगा, और पाकिस्तान विल बी सर्व्ड बेटर with more provinces and units। तो जनरल साहब ये बताइएगा कि जो सिक्योरिटी के खदशात हमने कहे, अगर बलूचिस्तान और केपी की बात की जाए तो उसमें भी इससे उनको भी फ़ायदा ही होगा? जी बिल्कुल होगा। मैंने जैसे कहा ना जी, इनसिक्योरिटीज़ डेवलप ही पुअर गवर्नेंस से होती हैं। अब देखें ना, मैंने आपको फंड्स बताए हैं, जो बलूचिस्तान का आप अगर मामला देख ले, वहाँ पे डेप्रीविएशंस की बात की जाती है, इक्विटेबल डेवलपमेंट नहीं हुई, वो उसका गिला शिकवा करते हैं। फिर हेल्थ है, एजुकेशन है, तो एक दो भी अगर उनमें से लेट्स से कि हमारी ज़्यादा स्टेट्स है तो दे विल फोकस मोर ऑन देयर एरियाज, वो फोकस करेंगे। फिर एक कंपटीशन जनरेट होता है कि जी देखें साथ वाला एक स्टेट है, प्रोविंस है, अभी भी आप देखें ना, ये जो कंपटीशन की अगर सियासत और डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन शुरू हो जाएगी, दैट विल बी ऑफ मोर सर्विस। तो ये जो अजारादारी की सियासत है या जो फंड्स का इश्यूज हैं पाकिस्तान के, आई थिंक दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट। तो हम डेवलपमेंट अभी लोकल बॉडीज़ को भी इसलिए लोग प्रेफर करते हैं, ख़ासतौर पे अपोजिशन में जब आप होते हैं, कि जी वहाँ पे एक्सेस ज़्यादा बेहतर हो जाती है इंडिविजुअल्स की टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कोयटा में बैठ के तमाम रीजन्स को एक जैसा गवर्न कर सकेंगे। तो ये सिक्योरिटीज़ को भी एड्रेस करेगा, डेवलपमेंट को भी एड्रेस करेगा, और मेरे ख्याल में एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट करेगा जिससे डेवलपमेंट होगी। आज भी मैं कहता हूँ, आप एक दो ज़िले उठाएं बलूचिस्तान के अंदर, आप उनको रोल मॉडल के तौर पे या मॉडल के तौर पे आप उनको डेवलप करें, उसकी सिक्योरिटी को, उसकी इकॉनमी को, उसकी जो सर्विसेज हैं उनको, तो आप देखेंगे कि एक ट्रिगर हो जाएगा, एक सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा, और दूसरा सूबा भी या जिला भी कहेगा कि जी मुझे भी उसी तरह डेवलप किया जाए। फोकस आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। ठीक हो गया, आपका पॉइंट भी आ गया। इसी के साथ नाजरीन और भी मामला बात होगी, सबसे राय जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो रही थी तो सियासी तनाव की अगर बात की जाए तो वो बढ़ता जा रहा है, जहां पर एक तरफ राना सनाउल्लाह की तरफ से मुज़ाकरात का भी इशारा दिया गया, तो दूसरी जानिब गिरफ्तारियां भी जो हैं वो अमल में आ रही हैं। अली बुखारी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी, आपकी मुलाकात भी हुई है कुछ दिन पहले इमरान खान साहब से। एक तो ये बताइएगा कि सहूलतों की बात की जा रही है कि इमरान खान को सहूलतें नहीं मिल रही, फिर कहा जा रहा है कि नहीं हमने बहाल कर दी हैं, तो उस हवाले से भी बताइएगा कि वो क्या मामला है। और ये भी बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने जिस तरह बात की कि सियासी डायलॉग और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, आपको क्या लगता है कि एक तरफ जहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और दूसरी जानिब ये मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही हो, तो दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं? देखिए मिल बात यह है कि सबसे पहले तो खान साहब की सहूलियात के ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं वो आखिरी शख्स हूँ जिनकी खान साहब से मुलाकात हुई लास्ट ट्यूसडे को, और ये इनफैक्ट 4 हफ्तों बाद मुलाकात हुई किसी की भी। तो उन्होंने खुद कहा मुझे कि जी मैं आइसोलेशन में, उनकी ज़ौजा मुहतरमा भी साथ थी,
اور یہ دونوں آئسولیشن میں تھے. ویسے آپ کو لیگلی خاوند بیوی کو ملاقات کے ہفتے میں 2 دفعہ الاؤ ہوتا ہے. انہوں نے کہا 4 ہفتے بعد یہ آج یہاں پر ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں اور ہم ملاقات ہوئی. ہمارے پاس کوئی نیوز پیپرز دونوں کے پاس نہیں آ رہے, ٹیلی ویژن دونوں کے پاس نہیں ہے. بکس خان صاحب کو پتہ ہے فاسٹ ریڈر, انہوں نے کہا مجھے 4 ہفتے قبل 4 بکس دی گئی تھی اور جو ہیں وہ بکس کے علاوہ مجھے ابھی تک پچھلے 4 ہفتوں سے کتاب کوئی نہیں دی گئی. جب میں نے باہر آ کے ان کے ہمشیرہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی 12 بکس ہم نے ابھی کچھ دن قبل بھی جو ہے وہ دی ہوئی ہیں ان کو, جو سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ہیں, جو ان کو نہیں دی گئی. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئسولیشن میں رکھا گیا. وہ کہتے ہیں کوئی بندہ بشر بات نہیں کر رہا مجھے 4 ہفتوں سے. تو یہ پتہ آپ کو آئسولیشن اٹ سیلف ایک بہت بڑی سزا ہے, اور وہ خاتون کے ساتھ بھی جو ہیں وہ بی بی بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہی سلوک ناروا رکھا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ قبل ایک نیوز آئی تھی کہ جی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوا اور بورڈ گیا. جب میں نے خان صاحب سے پوچھا آپ سے کسی کی ملاقات تھی, انہوں نے کہا تم پہلے بندے ہو 4 ہفتوں بعد جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے, اس کے علاوہ میری کسی سے کوئی ملاقات تھی. اور اب میں نے آپ سے سن رہا ہوں کہ جی چیزیں بحال کر دی گئی ہیں. سو یہ تو ایڈمیشن ہے اٹ سیلف, لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یار ہم الٹیمیٹلی کون سے ملک میں رہ رہے ہیں, کون سا قانون ہے. یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یار, آپ 17 سیٹوں سے پرائم منسٹر بن ہی گئے ہیں کسی جیسے تیسے بھی ہے, لیکن کم سے کم آپ کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک ہمارا ٹریڈیشنلی ہم ایک مسلمان ہیں الحمدللہ, اور آپ کو وہ جو ہم اپنے قیدیوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے وہ تو کم سے کم روا رکھیں. آپ نے موجودہ دور میں آپ یونائٹڈ نیشن کے 27 پیکٹس کے جو ہیں آپ ممبر ہیں ایز اے پاکستان میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے اندر نیلسن منڈیلا رولز بھی شامل ہیں, جیل مینولز بھی شامل ہیں, جیل رولز بھی شامل ہیں. یار کچھ تو حیا کر لیں, کم سے کم کچھ چیزیں تو فالو کر لیں. اس طرح تو کوئی فسطائیت کی عروج پہ چلی جاتی ہیں. آپ نفرت بو کے کہتے ہیں کہ آپ نفرت بو کے اور ہم امن پیدا کر لیں گے اور آپ کے ساتھ بات کر لیں گے. آن دا ادر سائڈ یہ تو خان صاحب کی میں نے آپ کو سہولیات کے حوالے سے بات بتائی. یہ دوسری بات آپ نے کہی رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے. دیکھیں پروسیکیوشن کس نے کرنی ہے؟ جوڈیشری نے نہیں کرنی. پروسیکیوشن سارے کے سارے کیسز بنانے ہیں گورنمنٹ نے. جتنے پروسیکیوٹرز ہیں اپائنٹ کون کرتی ہے؟ آپ کی انٹیریئر منسٹریز, آپ کے ہوم منسٹریز. جتنے کیسز ہیں وہ اس میں کمپلیننٹ کون ہوتی ہے؟ پروسیکیوشن. آپ دیکھ لیں اٹھا کے پچھلے کیسز دیکھ لیں آپ, 200 سے پلس کیسز ہیں خان صاحب پہ اور ان کے اوپر. ایون ہمارے اوپر جو 19 کیسز 20 ہمارے اوپر ہوئے ہیں, سب کے اندر پروسیکیوٹرز جو ہیں پیر ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے بیہاف پہ. کمپلیننٹ کون ہے؟ کمپلیننٹ سرکار خود ہے, پولیس ہے. سو پرائیویٹ کمپلیننٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ ایک سائڈ پہ آپ سہولیات بند کر دیں, ملاقاتیں بند کر دیں, ان کی فیملی کی ملاقاتیں بند کر دیں اور ناروا سلوک رکھیں, انسانی حقوق بھی پامال کر دیں. بینگ اے مسلم جو آپ پہ رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی ادا نہ کریں, نہ آپ عید کی نماز پڑھنے دیں, نہ آپ کسی سے ملاقات کرنے دیں, نہ آپ میڈیکل چیک اپ کرائیں اور لوگوں کو نااہل کر دیں, اور کسی کی سنوائی نہ ہو. ECP بغیر نوٹس کیے ادھر سے فیصلہ جیسا تیسا بھی آ جاتا ہے. آپ نوٹس کریں, دوسرے کو سنیں تو صحیح یار, کم سے کم nobody can condemn unheard basically. آپ آتے ہیں 90 دن کا آپ کا ٹائم ہوتا ہے, آپ راتوں رات نوٹیفائی کر کے الیکشن بھی اناؤنس کر دیتے ہیں. یار یہ مطلب کیا نورا کشتی لگی ہوئی ہے, سوری ٹو سے دیٹ. لیکن ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کس طرح چل رہی ہیں چیزیں. رانا ثناء اللہ صاحب ایک پولیٹیشین ہیں, انہوں نے ایک سیاسی بات ضرور کر دی, لیکن ایگزیکیوشن بھی تو بتا دینا رانا صاحب. آپ کوئی ماحول پیدا کریں گے تو گفت و شنید ہوتی ہے نا. آپ ماحول پیدا ہی نہ کریں, ایک سائڈ سے آپ. کھیلداس کوہستانی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں سہولیات نہیں مل رہی, کہہ رہے ہیں ہفتے میں 4 ہفتوں میں آپ سے ہی ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ دیکھیں پہلے جو خان صاحب کی سہولیات کے حوالے سے جیل میں جو علی بخاری صاحب بھی فرما رہے ہیں, اس سے پہلے بھی جیل سپرنٹینڈنٹ کی ایک پریس ریلیز آئی تھی جو ان کو سہولیات دی جا رہی ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب ہمارے سیاسی مخالف ضرور ہے, مگر جو ان کے حقوق ہیں جیل میں وہ ان کو ملنے چاہیے اور مل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ خود آ کر بتاتے ہیں. خان صاحب بڑا حشاش بشاش اور بڑا زبردست اس کا جذبہ ہے, اور اس میں ان کی جو جماعت کے کچھ لوگ ہیں جو جھوٹ اور جو پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, تماشا بھی باہر جیل کے کرتے ہیں. جس طرح پہلے کہا گیا کہ جو ان کو زہر دیا گیا وہ جھوٹی خبر تھی, پھر ابھی فرمایا گیا کسی کی طرف سے کہ جو ان کی اہلیہ ہے اس کو کرنٹ لگا ہے یا پانی اندر جا رہا تھا, بجلی کے, اس طرح کے معاملات ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کو بالکل ہی جو جیل کا انتظامیہ ہے ان کی ذمہ واری ہے. خان صاحب کے حوالے سے یہ اس میں غیر سنجیدہ باتیں کرتے ہیں ان کی جماعت کے لوگ, الزام لگاتے ہیں, مگر اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور عدالت نے جتنی سہولیات اس کو دی ہوئی ہے, جتنی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہے
ان 2 سالوں میں میں سمجھتا ہوں ماضی میں کسی سیاسی لیڈر کو یہ سہولیات نہیں تھی. خود آخر میں جب نواز شریف صاحب ہمارے قید تھے تو انہوں نے ملاقات بالکل بند کی ہوئی تھی اور کئی ماہ ملاقاتیں کرنے نہیں دی, اور جس طرح انہوں نے جیل میں ان کو رکھا, مریم نواز کو, شہباز شریف صاحب کو, خواجہ آصف کو, اور جو سعد رفیق صاحب کو, رانا ثناء اللہ صاحب کو, وہ آپ ان کے ساتھ تو وہ کچھ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ ایک کی جگہ 2 AC لگا کے دیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہم کوئی اس طرح کی نہ بیان دیتے ہیں, نہ ہماری خواہش ہے, نہ ہماری, یہ تو خود کرتے تھے. خان صاحب کا خود پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے یہ آرڈر دیتے تھے, خواجہ آصف کو اس طرح اذیت دو, شہباز شریف صاحب کو اس طرح رکھو, اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے جس طرح ساری باتیں پڑی ہوئی ہے. تو جو بات چیت کے حوالے سے آپ نے کہی, دیکھیں یہ جب تک ان کا کھیلدار صاحب, نواز شریف کے پاس بھی تو ساری سہولیات موجود تھی, ڈاکٹرز بھی جاتے تھے, ان کو بھی وہاں پر سہولیات ساری میسر تھیں, تو یہ کہنا تو تھوڑا سا غلط ہوگا. صحافی بھی بلکہ جاتے تھے ان سے ملنے, پہلے جاتے تھے, بعد میں بند کر دیا گیا تھا عمران خان کے وزیر اعظم کے آرڈر پہ. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان کو سہولیات مل رہی ہے اور ملنی چاہیے. اس میں ہمارا کوئی, آپ نے مجھے بتائیں کبھی ہمارے لیڈرشپ نے, پرائم منسٹر نے, CM نے کبھی یہ بات کی ہے کہ ہم, یہ تو امریکہ میں کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کا AC نکال دو, تقریروں میں باہر جا کے یہ باتیں کر رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی. ہمارا وہ سیاسی مخالف ہے, وہ کسی آج اگر جیل میں ہے تو ان کو سزا ہوئی, اس کے پاداش میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا سیاسی انتقام نہیں ہے ان سے, نہ ہی ہم ان کے ذاتی زندگی کے کوئی دشمن ہیں. ہم کہتے ہیں وہ ان کو جو سہولیات ہے مل رہی ہے, ملنی چاہیے, ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. بات چیت کی جو آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں بات چیت اس شخص سے نہیں ہو سکتی جو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, ریاست کے خلاف جو ہے اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے. جب تک یہ رویہ ان کا ہوگا تو مجھے بتائیں کس طرح اس شخص سے بات ہو سکتی ہے. باقی جو بیٹھے ہوئے پارٹی کے ان کے لوگ, معاملات جو ہیں وہ ابھی بھی انہوں نے, جی کیا مجھے بتائیں کہ فیلڈ مارشل کے خلاف انہوں نے احتجاجی مظاہرے نہیں کروائے؟ کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ میں جھوٹے پروپیگنڈا نہیں کی دنیا بھر میں؟ کیا انہوں نے آرٹیکل نہیں چھپوائے؟ کیا ان کا سوشل میڈیا استعمال نہیں ہوا ہے اداروں کے خلاف؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آج تک ہو رہا ہے. اور جو لوکل پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ تو اس سے لا تعلقی کا ہی اظہار کرتا ہے نا, جو لوکل پی ٹی آئی کی قیادت ہے. ابھی علی ماں کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اسی پاداش میں جو ہے, ان پہ الزام یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے ملک کے خلاف اکاؤنٹس ان کے وہ استعمال کرتے رہے ہیں. یہ سرگرمیاں یہ کرتے رہے ہیں, تو اس طرح بات چیت ان سے نہیں ہو سکتی. باقی جو باہر بیٹھے ہوئے ان کی جماعت ہے وہ تو اب عمران خان کو بھی غیر مؤثر کر چکی ہے, عمران خان کے فیصلوں کو بھی وہ نہیں مانتے. وہ تو بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں, اور ہمہ وقت ان سے ہمارا رابطہ بھی ہے, اور جو ڈے ٹو ڈے پارلیمنٹ کا بزنس ہے وہ جو موجودہ قیادت ہے ان سے ہمارا ہے. آپ نے دیکھا خان صاحب نے تو ان کو کہا تھا 5 اگست کو احتجاج کرنا, تو 5 اگست کو لوگ نہیں نکلے. خان صاحب نے تو جیل سے کہا تھا باہر کے جو اوورسیز ہے لوگ پیسے نہ بھیجیں, لوگوں نے پیسے بھیجے. تو اب اس کی پاپولرٹی یا اس کے جو فیصلے ہیں اس کو اب عوام بھی رد کر چکی ہے. 5 اگست 14 اگست لوگ نہیں نکلے, تو مطلب جو خان صاحب کا جو نیریٹو ہے, جو اینٹی اسٹیٹ ہے, وہ لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ جو قیادت ہے یا موجودہ حکومت نے ڈیلیور کیا ہے, ان کی جو پرفارمنس ہے معیشت کے حوالے سے, اور سب سے زیادہ جو بھارت کو ہم نے شکست دی ہے دفاعی حوالے سے. ابھی اس وقت ہم پاکستان خارجہ حوالے کے دنیا میں توجہ مرکز ہے. ایک طرف ہمارا چین ہمارا بہترین دوست ہے, دوسری طرف امریکہ سے ہم نے تعلقات اچھے کیے ہیں. اس سے پاکستان کا گراف بڑا ہے. ہم آج کہاں کھڑے ہیں, کل ان کے دور میں کہاں کھڑے تھے. تو یہ ہمیں میرے ذاتی رائے ہے کہ عمران خان اب ریلیونٹ نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. عمران خان مائنس ہو چکے ہیں, اس کو ماننا پڑے گا بخاری صاحب کو. عمران خان اپنی جماعت سے بھی مائنس ہو چکے ہیں, قانونی طور پہ بھی مائنس ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب تو وہ کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتے, اب حکم اس کا اپنی پارٹی نہیں مانتی ہے. ٹھیک ہے کھیلدار صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. رضا ہارون صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ کا کیا موقف ہے اس سب بات پہ, اور آپ کو کیا لگتا ہے اب مذاکرات ہو سکتے ہیں جب ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی ہوں, ایک طرف اس طرح کے بیانات آ رہے ہوں؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے, کٹ کے آ رہی ہے, مجھے نہیں آئی. رضا صاحب میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس
तमाम तर सियासी तनाव के माहौल में अब क्या मुज़ाकरात जो है वो मुमकिन है, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने बात की? मुज़ाकरात ही से हल निकलेगा और सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की सियासत है, इसमें हर सियासी जमात का मरकजी रहनुमा जो है वो एक तरीके से स्पिरिचुअल लीडर होता है अपनी जमात का, और उसकी ही मंशा के मुताबिक और उसी की मर्जी के मुताबिक पूरी सियासी जमात जो है उसका बिहेवियर भी होता है, उसका एटीट्यूड भी होता है, उसके प्रैक्टिकल एक्शंस भी होते हैं। चाहे मुस्लिम लीग नून ले लें, ये पूरी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द घूमती है, यानी उनका इंटरेस्टेड होना मुज़ाकरात में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पीपल्स पार्टी ले लें, जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनका मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप पीटीआई लेंगे तो पीटीआई में आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। इमरान खान के बगैर तो पीटीआई का वजूद ही कोई नहीं है। इमरान खान साहब को इंटरेस्ट लेना, इसी तरीके से दीगर जब फजलुर रहमान साहब इंटरेस्ट लेंगे। हमारे यहाँ मुल्कों में सियासी के दरमियान मुज़ाकरात फिर होते हैं, सियासी क्या पहले उससे मुत्तफिक हो जी हमें मुज़ाकरात करने। तो देखे ना कि क्या एजेंडा क्या होना चाहिए, बड़ा आसान एजेंडा है पाकिस्तान का इस्तेकाम। आज की जो अदवार में जो पाक भारत, अभी खेलदास भाई ने सही कहा, जो पाक भारत मार्के के बाद पाकिस्तान को तारीखी फतह हासिल हुई है, तो पाकिस्तान का एक रोल रीडिफाइन हुआ है दुनिया के अंदर, हमारे रीजन में, हमारी ज्योग्राफी में, चाहे आप सतह पे ले लें या सतह पे ले लें। पाकिस्तान की इमेज जो है वो कई गुना बेहतर हो गई है, हमारी रियासत की इमेज बेहतर हो गई है, हमारी रियासतदारों की, हमारे फील्ड मार्शल साहब को जो है वो उनको पजीराई मिल रही है हर जगह। तो अब ये कि नया सिनारियो में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, अब नई अपॉर्चुनिटीज में नई पार्टनरशिप्स क्रिएट होंगी। ईरान के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मिलकर सीपैक के लिए बात कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मल्टीपल ऐसे इश्यूज हैं जो कि इंटरनेशनल भी हैं, हमारी दिफा से भी ताल्लुक रखते हैं, इकोनॉमी से भी ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, आप अपनी इस कामयाबी का फल सही तरीके से खा नहीं सकेंगे। तो मैं समझता हूं जनरल साहब से इसी बात पर बात कर लेते हैं। एक मिनट मुझे और दीजिए प्लीज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप जितनी सियासी बयानबाजी कर लें, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, सियासत वो आप करते रहे, लेकिन ये जो हमारे कायदीन हैं बुनियादी तौर पर ये तय करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब, ये बहुत संजीदा है मुज़ाकरात के अंदर। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से भी अगर कौम को आज यही पैगाम मिले तो फिर नीचे टीमें बैठ सकती हैं, लीडरशिप बैठ के मुज़ाकरात कर सकती है। हर बात का हल मुज़ाकरात की टेबल पर सियासी मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है, और यही काम है सियासतदानों का। बिल्कुल आपका पॉइंट सियासतदानों की। बिल्कुल जनरल साहब, आपसे यही सवाल करूंगी। उन्होंने कहा कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुल्क जो है उसमें इस्तेहकाम नहीं आएगा। कितना जो है ज़रूरी है सियासी इस्तेहकाम? और एक पॉइंट, वो जो कॉलम जो इसके 2-3 दिनों पहले जी आया और बैकलैश हुआ उस कॉलम के बारे में, उसके हवाले से भी आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँगी। देखिए, मैं बात इस तरह है कि पाकिस्तान, फॉर दैट मैटर कोई भी मुल्क हो, ख़ासतौर पे जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है और इकनॉमिक चैलेंजेस की, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज़ इम्पैक्टिंग इट। लेकिन एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त देयर इज़ नो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में नहीं है जी। सब पावर शेयर कर रहे हैं, पावर के साथ साथ आप उसको एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मुजाहरा करना बड़ा ज़रूरी होगा। आई एम नॉट अ पोलिटिकल पर्सन, बट एटलीस्ट इतना मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स को हम जो देखते हैं कि डायलॉग जो है, डायलॉग इज़ लाइक एन ऑक्सीजन जी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो सफोकेशन होती है, सफोकेशन लीड्स टू दी वायलेंस, ये याद रखिएगा। तो आई थिंक डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। इसको खूबसूरत करना भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ और इन्हीं लीडर्स का काम है, जिसका भी रज़ा हारून साहब कह रहे हैं कि लीडर इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल लीडर कह लें, वो लोग उसको इस तरह फॉलो करते हैं। तो लीडर्स मस्ट नो द रेड लाइन्स फॉर द स्टेट ऑल्सो। जितने भी लीडर्स हैं, मैं किसी एक तरफ इशारा नहीं कर रहा कि कहाँ पे स्टेट कमज़ोर होती है, कहाँ पे स्ट्रांग होती है। आई बीइंग अ पाकिस्तानी, एक सिटीज़न पाकिस्तानियों के नाते मैं ये चाहूँगा कि मेरी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, डायलॉग करें, बातचीत करें, क्रिएट स्पेस फॉर ईच अदर। आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इसी के अंदर हो सकेगी, बट पाकिस्तान सेंट्रिक वो बात होनी चाहिए।
हम जब डायलॉग का मीनिंग लेते हैं या बातचीत का मीनिंग लेते हैं तो कई दफ़ा ये ले लेते हैं कि ये इंडिविजुअल्स के लिए शायद ये बातचीत होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स के ऊपर। जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो फिर स्पेसेस निकलेंगे और आज का डायलॉग हो सकता है 5 साल 10 साल बाद एक ऐसा टोन, एक सेट कर दे एक एनवायरनमेंट जिसमें पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। दूसरा आपने बात की है, आई थिंक बड़ी क्लैरिटी के साथ DGISPR ने उसको बता दिया है। इट वाज एन एक सोशल इंटरेक्शन ज़रूर था, बट हैविंग सेड दैट, जहाँ तक मैं फील्ड मार्शल का जानता हूँ, जो भी हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या उनके बारे में मालूमात है, वो कभी भी किसी पॉलिटिकल बात के ऊपर कभी भी कमेंट्री नहीं करेंगे। ही हैज़ ऑलरेडी गिवन हिज पोजीशन कि जो भी बातचीत होनी है वो अभी पॉलिटिक्स आपस में ही बातचीत करेंगे, वो उसमें इन्वॉल्व होंगे, कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। तो आई थिंक जब एक रिबटल आ गया तो उसको उसी स्पिरिट और सेंस में लेना चाहिए। ठीक है, रज़ा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे, आपका कोई मौक़िफ़ है? रज़ा साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? जनरल साहब की गुफ्तगू में बस एक बात ऐड करना चाह रहा था कि अगर आप गौर से सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम पढ़ें तो वैसे उन्होंने बाकायदा ये बात करी भी नहीं है। उन्होंने तो एक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, बीइंग अ सीनियर एनालिस्ट, और आफ्टर मुलाकात ये उन्होंने कहीं अपने कॉलम में कोट नहीं किया कि ये बात कहाँ से मंसूब की गई है। अगर आप उनके कॉलम को पढ़ेंगे, अक्सर लोगों ने तो कॉलम पढ़ा ही नहीं ना, उन्होंने तो वीलॉग बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने तो अपने मतलब निकाल कर उसमें से अपने मतलब निकालना शुरू कर दिए, एक सनसनी फैलानी शुरू कर दी। वरना उस कॉलम में, टू बी रियली ऑनेस्ट, कल उनकी वजाहत भी आई है, मैंने दोबारा कॉलम पढ़ा, उस कॉलम में कहीं ये तस्करा नहीं है। वो उनकी ख्वाहिश थी कि माजी में भी ऐसा होता रहा, अभी मुसादत कर लें, ये उन्होंने कहीं इसको एट्रीब्यूट नहीं किया। तो मैं DGISPR की मैंने तरदीद भी सुनी, वो भी बड़ी एप्ट है, बड़े सही मौके पर आई है, और उनका कॉलम अस खुद। अब फिर हमें ये चीज भी देखनी चाहिए ना कि अगर वो चले सुहेल वड़ाई साहब का तज्जिया और तबसरा ही सही, उसके ऊपर आप एक कॉलम के ऊपर पूरे पाकिस्तान को जो है पॉलिटिकल डिबेट को होस्टेज कर लेंगे, यार कमाल है हमारे लोगों का भी, कमाल है हमारे व्हील हाउस का जनरल साहब, जो मतलब एक कॉलम क्या हमें डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है रज़ा अरुण साहब, आपका भी पॉइंट। अली बुखारी जल्दी से बताइएगा, इमरान खान को इस कॉलम के हवाले से पता है? देखें जी, इस कॉलम का हमारे से तो कोई तल्लक नहीं। उसकी वजह यह है कि किसी ने कहा, किसी ने रिफ्यूज़ कर दिया, डिनाई कर दिया, तो खान साहब के उसके बाद माफ देखें, कॉलम का वजूद ही अब डामाडोल हो गया, तो मैं उस पर क्या बात करूँ या क्या कमेंट करूँ, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने रेफर किया, दूसरे ने डिनाई कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी किस्म की बात भी मैं करूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब का तो डे फर्स्ट से बड़ा क्लियर इसके ऊपर स्टांस है। मैं एक जगह नहीं, कई दफ़ा हम ट्रायल में, साइफर ट्रायल में भी होते थे, उसके बाद भी रहे, और जब जर्नलिस्ट जब अलाउ थे कोई जाते थे तो वो तो बड़ा क्लियर कहते थे जी, इवन नाइट पे आप कोई CCTV फुटेजेस हैं ले आएँ, कोई मेरे लोग हैं ले आएँ, बता दें, जो आज तक एज फार एज एंटी टेररिस्ट कोड के, क्योंकि मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना पिंडी में सब, ठीक है, किसी जगह भी CCTV फुटेजेस तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है जी, सबका पॉइंट आ गया। तमाम गेस्ट का शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी कुछ दिन बाद।